In our previous lecture, we have covered the concepts regarding speed time graph. तो आज उसका थोड़ा सा एक recap कर लेते हैं. The first thing is that in a speed time graph, you would have different positions in the graph that would be defining or denoting some certain methods or some certain quantities. Like अगर आपके पास एक straight line आती है, which is something like this, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको बता रही है एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड है और साथ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है. अगर आपके पास लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और यही लाइन अगर नीचे की तरफ आती है, लाइक इट कम्स डाउनवर्ड्स, बीइंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इट इज देन कमिंग डाउनवर्ड्स, तो उसको हम कहते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड but with constant deceleration. Then the next one is a curve, something like this. तो ये आपके पास होता है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होती है. Like although the acceleration would be there, but its rate would be reducing. Then we have a non-uniform acceleration but increasing. Like if I have a curve over here, so this curve is defining that my acceleration is non-uniform. Acceleration haphazardly change हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ रही है. Like the acceleration is changing for an increasing cause. आपकी जो acceleration है वो एक certain pace पर नहीं चल रही, एक specific change नहीं है उसमें. हर बार एक अलग change नजर आ रहा है, और वो change value को increase करते हुए है. Then we have a horizontal line up or on the top, like up in the air. अगर आपको एक horizontal line नजर आती है speed time graph में, तो वो represent करता है एक constant speed को. Then we have a straight line coming downwards. तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है एक यूनिफॉर्म स्पीड विद कांस्टेंट डिसेलरेशन. लाइक आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली एक सर्टेन रेट पर कम होना शुरू हो जाए, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है. देन वी हैव कर्व्स ओवर हियर विच आर फेसिंग डाउनवर्ड्स. नीचे आने वाले कर्व्स हैं ये, और ये दोनों ही कर्व्स डिसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब वो डिसेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगी. So both of these curves are basically representing a non-uniform deceleration. And finally, we have a horizontal straight line, but this time it is on the x-axis. तो x-axis की horizontal line rest को define करेगी जब आपका speed 0 होगा. So that is the entire concept related to different positions and different representations of speed time graph. Now moving forward, we have some certain names of deceleration. तो deceleration भाई हमारे जो हैं, इनसे हमें बहुत मोहब्बत थी, तो हमने इनके अलग अलग नाम रख दिए. इनको हम deceleration भी कहते हैं, इन्हें हम retardation भी कहते हैं, और negative acceleration भी कहते हैं. So all of these three terms are basically relating to the same thing, which is a reduction in speed, जिसको आप generally deceleration कहकर पुकारते हैं. Now we have some numerical graphs over here, some graphs with values. तो इस टाइप के ग्राफ में आपके पास दो चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं. The first one is acceleration, the second one is distance. तो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है और हम डील कर रहे हैं एक स्पीड टाइम ग्राफ में, तो सबसे पहले अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन होता है ग्रेडियंट. एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. वैल्यूज आपको पिक करना आती हैं, और इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करना भी आप लोगों को काफी अच्छे से आता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ विद डिस्टेंस. तो अगर हम डिस्टेंस से रिलेट कर रहे हैं अपने स्पीड टाइम ग्राफ को, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे क्या निकालना होता है स्पीड टाइम ग्राफ में? एरिया निकालना होता है. तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है. एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो ग्रेडियंट, डिस्टेंस फाइंड करना है तो एरिया. ये दो क्वांटिटीज आपसे अक्सर पूछी जाती हैं. तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो और आप एरिया बनाना चाहते हैं, तो एरिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले शेप समझना होता है कि ग्राफ कौन सा शेप क्रिएट कर रहा है.
Like over here, you have got a triangle. So a triangle has an area by half times base times height. Then we have a rectangle over here, जिसका एरिया हमारे पास होता है लेंथ टाइम्स ब्रेथ. देन वी हैव अ ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम कुछ इस टाइप का शेप होगा और इसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ट्रेपीजियम आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पोजीशंस में नजर आ सकता है लाइक दिस. देन फाइनली वी हैव अ स्क्वायर, जो कि इतना कॉमन नहीं है. एग्जामिनर इतना ऑफनली नहीं पूछते स्क्वायर से रिलेटेड डिस्टेंसेस को, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है एल स्क्वायर, और इट कुड बी एल टाइम्स एल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ आई हैव गॉट अ ग्राफ लुकिंग समथिंग लाइक दिस, तो इसमें हम शेप कैसे डिफाइन करेंगे? तो शेप डिफाइन करने के लिए आपने सिर्फ ये करना होता है कि स्ट्रेट लाइंस आप मार्क करेंगे लाइक दिस, एंड यू वुड ऑब्जर्व कि आपके पास एक ट्राइंगल बनकर आ गया. द सेम गोज विद द अदर साइड एज वेल, जहां पर आपके पास एक रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा और फिर आगे एक और हमारे पास ट्राइंगल मौजूद है ऑन द राइट कॉर्नर, राइट ओवर हियर. So these are the three shapes which we are getting from this particular graph. तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने इसी तरीके से अपने शेप्स को डिवाइड करना है सो दैट यू हैव अ डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, और आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके अपना ग्राफ यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड कर सकें. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव सम अदर क्वेश्चंस. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ देम क्योंकि ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व किए हैं. तो अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि रिलेट करता है विद एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन. तो तीनों चीजें एक साथ मिलकर आएंगी यहाँ पर. और एग्जामिनर ये जो क्वेश्चन होता है ये यूजुअली पेपर 1 में देते हैं. पेपर 1 में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका शेयर होता है अराउंड 3 to 4 मार्क्स. तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो इस क्वेश्चन का शेयर काफी अच्छा है, इट्स 3 to 4 मार्क्स, जो कि आप स्किप नहीं करना चाहेंगे और ना ही स्किप कर सकते हैं क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर अबाउट 5 to 6% ऑफ द पेपर. तो एक प्रॉब्लम ये है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ओ लेवल्स में हैं, तो आपको कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है. सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ द वर्किंग बाय योर ओन सेल्फ रादर देन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तीसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मर्ज होकर आएंगे. तो आपने तीनों ही चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए सॉल्व करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम नवंबर 2010. और इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है विच इज primarily a speed time graph having speed in meter per second and the time is in seconds only. Now, the examiner in the first part is saying that in first 20 seconds, the distance is d meters. अब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि एग्जामिनर भाई ने हमें पता नहीं किस खुशी में स्पीड की जगह पर u दे दिया है. हमें u मिल गया है स्पीड की जगह पे. तो एग्जामिनर चाहते थे कि हमारा पेपर में u आ जाए, तो उन्होंने स्पीड में भी हमें u दे दिया है ताकि हम आसानी से u के साथ चलते हुए ग्रेड भी u ले आए. तो हमने ऐसा नहीं होने देना है, हमने इसको सॉल्व करना है और u से बाहर आना है. अब सीन ये है कि स्पीड मेरे पास है u और टाइम मुझे फर्स्ट 20 सेकेंड्स का यहाँ पे गिवन है एंड द स्पीड इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म स्पीड है ये विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये आप लोगों को अभी पता चल चुका है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं और अभी मैंने रिवाइज भी करवा दिया है. So you already know that a straight slanted line which is going upwards is basically a uniform speed with constant acceleration. तो एक यूनिफॉर्म स्पीड है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ. एग्जामिनर हमें ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो कवर हुआ है इन 20 सेकेंड्स में वो है डी मीटर्स. यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा मेरे पास, the area for this triangle is going to be d meters. Now the area would of course be something else,
एरिया कुछ और आएगा, लेकिन उस टर्म को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने के लिए डी मीटर्स कह दिया है। तो अब पहले फाइंड कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया बन क्या रहा है। तो एरिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बेस और चाहिए होगा एक हाइट, राइट ओवर हियर। सो इफ यू सी द बेस इज 20 एंड द हाइट इज u। बेस कितना है हमारे पास 20 और हाइट हमारे पास है u मीटर पर सेकेंड। तो आपने इन दोनों को यूज करना है फॉर्मूला में, विच इज गोइंग टू बी हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, विच इज गोइंग टू बी 1/2 टाइम्स 20 टाइम्स u, और ये हमारे पास बन जाएगा 10u। Now the examiner is saying that this area of 10u is basically equivalent to d। इसको ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बाय द टर्म ऑफ d। तो हम 10u भी लिख सकते हैं, हम d भी लिख सकते हैं। अब एग्जामिनर ने हमें क्या कहा, एग्जामिनर ने हमें कहा that you need to figure out the time when the distance is 2d। डिस्टेंस कितना हो जाए हमारे पास 2d हो जाए, मतलब के 20u के बराबर हो जाए हमारा डिस्टेंस, या आप एरिया कह लें। तो आप 2d अगर फाइंड करना चाहते हैं तो 2d का मतलब है 2 टाइम्स 10u, विच मीन्स 20u इज योर डिस्टेंस एंड यू नीड टू फिगर आउट द टाइम जहां पर आपका डिस्टेंस कितना हो गया है 20u हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले ये जस्टिफाई करना है दैट दिस ट्राइंगुलर पार्ट is basically having an area of 10u. I need to have the total area of 20u। मेरा टोटल एरिया कितना होना चाहिए 20u होना चाहिए मेरा टोटल एरिया। The first portion over here is basically equivalent to 10u। This triangle is representing 10u। अब टोटल मुझे कितना चाहिए था 20u चाहिए था। I have already got 10u on the left, so I'll need 10u more on the right portion so that my total distance becomes 20u। तो 20u हमारा जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे बनेगा, somewhere over here। Now I'm not sure about the exact position of the like the time जहां पर हमारा डिस्टेंस 20u हो जाएगा, तो उसे हमने करना है फाइंड। Now what we need to do is we need to figure out the time when the remaining 10u has been covered। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस चाहिए 10u for this particular region, which is basically looking like a rectangle। So this is a rectangle over here and I need a distance of 10u from this rectangle। तो मेरे पास जो टाइम है यहाँ पर वो unknown है। I don't know the time from 20 till t। I have no idea of the time, but I know that the speed over here or the breadth is u। तो हमारे पास breadth मौजूद है, हमें लेंथ नहीं पता अभी, और मुझे स्पीड मालूम है which is u, जो कि हमारा breadth हो जाएगा। टाइम अननोन है which is our length, और मुझे एरिया पता है which is going to be 10u। तो यहां से मैंने क्या करना है, I have to pick up u and I have to pick up t। इन दोनों को मैंने करना है मल्टीप्लाई और इक्वेट करवाना है 10u के साथ। वाई? बिकॉज द एरिया इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ फॉर द रेक्टेंगल। एरिया हमारा होता है लेंथ टाइम्स ब्रेथ। एरिया मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है विच इज 10u फॉर दिस रीजन ओवर हियर। द एरिया इज 10u। नाउ द लेंथ इज अननोन विच इज t एंड द ब्रेथ इज u। तो आप चाहें तो u को साइड बाय साइड कैंसिल भी कर सकते हैं एंड यूल बी लेफ्ट विद द टाइम एज 10। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया है यहाँ पर 10 आ गया है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर कि ये जो टाइम 10 है ये बेसिकली 20 के आगे है। लाइक इट इज 10 सेकेंड्स अहेड ऑफ 20। फर्स्ट 20 सेकेंड्स तक की तो जर्नी कवर हो चुकी है,
उसके बाद मजीद हमारा जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स कंज्यूम हुआ है टू अचीव दिस ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ 20 u। जो 20 u हमने ओवरऑल डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए मैंने 10 सेकेंड्स मजीद ट्रेवल किया है, विच मीन्स दैट माई एक्चुअल टाइम इज गोइंग टू बी 30। मेरा एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, वेयर द ओवरऑल डिस्टेंस हैज बिन कवर्ड एज 20 u। तो हमारा टोटल या ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेकेंड्स पे? 20 u हो जाएगा। तो मेरा टाइम जहां पे हमारा डिस्टेंस 20 u है, या उसको आप 2d कह सकते हैं, उस टाइम की वैल्यू आ रही है 30 सेकेंड्स। So you can write it in the form of a statement. Then the point where the distance is 2d is basically having the time as 30 seconds, or you could right away say as t is equals to 30. So that's completely your choice. आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने बस ये मेक श्योर करना है दैट यू हैव ब्रोकन डाउन द शेप करेक्टली। आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल को स्प्लिट किया, उसका डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपने उतना ही डिस्टेंस लगाया है रेक्टेंगल पे, क्योंकि हमारे दोनों ही पोर्शंस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। आई नीड टू हैव एन ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ 2d। फर्स्ट पार्ट में हमें d गिवन था, पहले ही इन्होंने बता दिया था दैट द ट्राइंगल इज हैविंग एन एरिया ऑफ d। तो हमने उसकी एक वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ u, विच इज 10u। अब मुझे पता है कि d बेसिकली 10u के बराबर है, तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में भी जो d था, रिमेनिंग d था, उसको मैंने 10u कंसीडर कर लिया, एंड आई फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू दैट एरिया। If any one of you is having any query, just let me know, otherwise we'll move on to the next part। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, या सब क्लियर है? यस, एनी प्रॉब्लम विद इट, या क्लियर है? परफेक्टली फाइन। ओके, सो वील डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। इसको हम दोबारा कर लेते हैं। लेट्स सी इफ यू पीपल अंडरस्टैंड इट दिस टाइम, वरना फिर हम एक और बार कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनर इज सेइंग that you have to cover a total of 2d। आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 2d कवर करना है। This first region over here, which is basically a triangle, is basically equivalent to d meters। यहाँ का हमें डिस्टेंस या आप कह सकते हैं एरिया गिवन है एज d। अब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले इस d की वैल्यू फिगर आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ u। इन टर्म्स ऑफ u मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फिगर आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। Now the area is going to be 1/2 times base times height। base मुझे कितना गिवन है? 20 गिवन है। और height कितना गिवन है? height has been provided as u। So I will say that it's 1/2 times 20 times u, which is equivalent to 10u। मेरे पास जो एरिया आ रहा है इन टर्म्स ऑफ u, वो बन रहा है 10u, जबकि मुझे गिवन है d। उन्होंने एरिया कितना बताया था मुझे? डी बताया था, जिसकी वैल्यू मैंने जब फाइंड की तो बन रही थी 10u। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डी इज बेसिकली 10u। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी किसी को? यस, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी और एनी प्रॉब्लम? ओके, परफेक्ट। तो यहां तक क्लियर हो गया कि हमें 10u वैल्यू पता चल चुकी है फॉर डी। एग्जामिनर ने क्या कहा? एग्जामिनर ने हमें कहा कि आप मुझे ये बताएं कि वो टाइम क्या होगा जब मेरे पास टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा। लाइक द टोटल डिस्टेंस, द फर्स्ट डिस्टेंस इज d फॉर द ट्राइंगल, एंड देन अनदर d meters हैज बीन कवर्ड। तो उस पॉइंट पर, उस लोकेशन पे मेरा टाइम कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना था। सो बेसिकली द d meters of the first triangle has already been covered,
अब वो कह रहे हैं कि आपने डी मीटर्स और कवर करना है, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अब मुझे टाइम फाइंड करना है जहां पर मैंने मजीद डी मीटर्स कवर कर लिया है। सो दैट इज गोइंग टू बी the area for this portion, this rectangle. So what I'm going to do is I'm going to take the breadth as u and the length as unknown. इसको हम x कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए. So basically the distance is going to be 10u, क्योंकि हमें d ही फाइंड करना है. d के अकॉर्डिंगली टाइम फाइंड करने लगे हम, तो d मुझे पता है 10u के इक्विवेलेंट है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन इन सच अ वे कि हमारे पास x की कोई वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो जाए. सो द एरिया फॉर द रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ. एरिया मुझे पहले से पता है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना बन रहा है, 10u बन रहा है. सो वी वुड से दैट 10u इज इक्विवेलेंट टू x टाइम्स ब्रेथ विच इज u. तो अब मुझे x फाइंड करना था. u मेरे पास दोनों साइड पर मौजूद है, सो आई कैन जस्ट एलिमिनेट द u's फ्रॉम बोथ साइड्स एंड द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 10. तो मेरे पास यहाँ पे जो टाइम है उसमें और स्टार्टिंग टाइम में जो कि 20 था, फॉर दिस रीजन इट वाज 20 मीटर्स एज द स्टार्टिंग टाइम. स्टार्टिंग टाइम कितना था, 20, और फिनिशिंग टाइम हमारे पास 30 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो कितना है, 10 सेकेंड्स का है. सो वी कैन से दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम 20 एंड आफ्टर 10 seconds we have reached the distance of 10u or the distance of d. तो 20 से हमने स्टार्ट किया एंड आफ्टर 10 seconds we have achieved d meters. तो मेरा जो अचीविंग टाइम है, एक्चुअल टाइम है, वो कितना होगा, of course 30 होगा, because I have started from 20 and I have to reach at like a difference of 10 seconds ahead. After 10 seconds मैंने वो region या अपना जो distance है वो cover किया है, which means that the overall time is going to be 20 plus this 10 of traveling. ये जो 10 seconds traveling वाले हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, 30 seconds आ जाएगा. So that is how you could achieve your final destination time as 30 seconds. Now let me know if you are perfectly clear. या किसी को कोई query, कोई problem है तो पूछ लें. Otherwise we'll move on to the next part. Yes, Nabiha, are you perfectly clear? Okay, perfect. It seems like all of you are perfectly clear. तो अब चलते हैं अपने next part की तरफ, जहां पर examiner भाई हमें कह रहे हैं that after t equals to 60 the car started to decelerate. कार ने डिसेलरेशन शुरू कर दिया है. वी नीड टू फिगर आउट द टाइम व्हेन द स्पीड इज u ओवर 4, जबकि डिसेलरेशन हाफ है कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ स्टार्टिंग 10 सेकेंड्स. अब यहाँ पर काफी सारा डाटा आ चुका है, तो पहले हम बना लेते हैं वापस अपना ग्राफ विच वाज समथिंग लाइक दिस. तो मुझे गिवन था यहाँ पर स्पीड एज u, the time was 20 over here, and right at the corner it was 60. The examiner is saying that after 60 seconds अचानक ड्राइवर ने सोचा कि भाई अब जो है हम ब्रेक प्रेस करते हैं और कार को या अपनी व्हीकल को स्टॉप करने की तरफ लेकर जाते हैं. Now the examiner is saying that the acceleration was having some value, some specific number, and the deceleration is half of that number. डिसेलरेशन हाफ है, मतलब जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे तो आपने कुछ एक सर्टेन टाइम लिया होगा. डिसेलरेट करते हुए वो टाइम डबल हो चुका है, क्योंकि एक्सेलरेशन से हम हाफ पे आ चुके हैं. सो द डिसेलरेशन इज नाउ हाफ, द टाइम वुड बी डबल. इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. लाइक इफ आई एम ट्रेवलिंग at 20 meter per second to a certain position.
एक सर्टेन लोकेशन पे मैं जाना चाह रहा हूँ एट 20 मीटर पर सेकेंड आई एम ट्रेवलिंग and the time that I have consumed is 10 seconds. Now, in this overall journey, I am using 10 seconds to travel whatever the distance is. Now, in the next session, I am basically traveling at double the speed. I'm traveling at the double speed. तो जब आप स्पीड को डबल करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए? यस, एनीवन? If I'm increasing the speed, what would happen with the time? Yes, any idea? The speed has been doubled. तो आपका जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा. The time would reduce to half. आप अगर स्पीड को डबल कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है उसमें हो जाना है हाफ. So it would reduce to 5 seconds. The same goes with acceleration and deceleration. If you are increasing the deceleration तो आपका टाइम कम हो जाएगा, और अगर आप ऑपोजिटली देखें, आपने deceleration को कम कर दिया तो आपका टाइम ज्यादा हो जाना चाहिए. Why? Because acceleration or deceleration are inversely related to time. आपकी डिसेलरेशन हो या एक्सेलरेशन हो, वो टाइम के साथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जो भी टाइम होगा वो इनवर्सली रिलेट करेगा डिसेलरेशन के साथ. मतलब अगर हम डिसेलरेशन को बढ़ाते हैं तो टाइम हो जाएगा कम, और अगर हम डिसेलरेशन को कम करते हैं तो टाइम हो जाएगा ज्यादा. दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Now, over here, the examiner is saying that your deceleration has basically reduced to half. Deceleration half हो चुका है, मतलब टाइम ने क्या हो जाना है? Yes, anyone? If I'm reducing the deceleration to half, what would happen with the time? Yes, any guess? किसी को कोई आइडिया? Yes, very good, Huda. If I'm decreasing the deceleration, I'll increase the time ultimately. तो अगर हमने deceleration को कर दिया है half, तो हमारा जो टाइम है वो डबल हो जाएगा. So basically, if I've achieved this much of speed in 20 seconds, I would lose the same amount of speed in 40 seconds. Over here, you would be losing this much speed in 40 seconds, जो कि बनेगा आपके पास total of 100. Now, basically, what happens over here is that your total journey would be ending up at 100 seconds. आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी विद दिस 100 सेकंड्स? अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो कि 100 सेकंड्स कहाँ से आया है तो आप पूछ लें. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, परफेक्ट. तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जहां पर एग्जामिनर हमें पूछ रहे हैं दैट वी नीड टू फिगर आउट द टाइम व्हेन स्पीड इज u अपॉन 4. स्पीड कितना है मेरे पास? u अपॉन 4 है, और उस पोजीशन पर मुझे फाइंड करना है अपना टाइम. सो आई नीड टू फिगर आउट द टाइम व्हेन स्पीड इज u ओवर 4 फ्रॉम दिस रीजन. यहां से मुझे फाइंड करना है अपना स्पीड with u over 4, and I'll just do one thing. I'll consider it over here. आप कहीं पे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, that's completely your choice. अब इस टाइप के पार्ट्स में आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन से रिलेट करते हुए चल रहे हैं इस पार्ट में, तो आपने एक चीज लाजमी यूज करनी होगी यहाँ पे, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो स्किप कर देते हैं. वो कहते हैं भाई हमने फुल जो है दरिया दिल बनना है और मार्क्स को बांट के आना है, एग्जामिनर के ऊपर हम मार्क्स को छोड़ देंगे. एग्जामिनर भी क्या याद रखेगा? बड़े दिल वाले लोगों से पाला पड़ा है, और
वो ऐसे बच्चे हैं जो अपने मार्क्स बांट के आ जाते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने कंजूस बनना है। और हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जब क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन पढ़ते ही अगर मुझे नजर आ जाए कि भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस या डिसेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो स्पीड टाइम से रिलेटेड अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है आप एरिया लिख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दें। और अगर आपके पास स्पीड टाइम का कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, एज यू कैन सी ओवर हियर, डिसेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंख बंद करके एक काम लाजमी कर लें, विच इज टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट, विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक मार्क सिक्योर हो जाएगा आपका। Although if you have got no clue of the question, no clue of the solution, you'll just do one thing, आप फॉर्मूला लिखेंगे, आपको एक मार्क मिल सकता है। इन केस अगर क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 मार्क्स का है तो आपका एक मार्क डेफिनेटली सिक्योर हो जाएगा। So that is one thing you could do over here. Now, coming to the actual solution. अब क्योंकि हम काबिल स्टूडेंट्स हैं तो हमने क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन बना के आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पे अपना एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे कंसीडर कर लेंगे एज द स्पीड ऑफ u ओवर 4। और इससे अगेंस्ट में हमारे पास होगा कुछ टाइम। We need to figure out the time. We have no clue of what the value of time is over here. तो हमने इसको t consider करना है। Now what you need to do over here is you need to pick up the first and the last point of this line which is over here. इन दोनों points को आपने use करना है। So this is 100,0 and 60,u. तो ये दोनों पॉइंट्स आप करेंगे यूज, और इनको यूज करते हुए आपने फाइंड करना है अपना ग्रेडियंट। क्या फाइंड करना है आपने, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, और फिर जो आपका अननोन पॉइंट है इसको आप नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. I'll pick up the first and the last points, put them into the formula and figure out the value. तो आपके पास बनेगा u minus 0 divided by 60 minus 100, which is going to be minus u over 40. Now this is your gradient or your deceleration. Now what we need to do is we now need to use this point from here and another point from this same line with like your own choice. आप अपनी choice से by your own choice कोई भी एक other point use कर सकते हैं, whether the first point or the last point, that's completely your choice. तो मैंने use करना है first point को, so I'll be using this one and this unknown point. And the thing over here is that I've already got the deceleration in terms of u over here. So I'll use this deceleration or this gradient value with the other 2 points and figure out the value of t. कैसे solve करेंगे ये check कर लें आप. Now I've got 60u and tu over 4. From here, this point stands as t, comma, q upon 4. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज वेरी इजी एंड स्ट्रेट। आपने सबसे पहले क्या करना था, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को यूज करके ग्रेडियंट की एक सर्टेन वैल्यू निकालनी है विच आई गॉट ओवर हियर। देन यू नीड टू यूज द अननोन पॉइंट एंड वन अदर पॉइंट। आई एम यूजिंग द फर्स्ट एंड द अननोन पॉइंट, आप लास्ट और अननोन पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था और अननोन पॉइंट था, इन दोनों को यूज करना है टू फिगर आउट द ग्रेडियंट। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा u अपॉन 4। अब u अपॉन 4 को 0.25 u भी लिख सकते हैं, so that's completely okay, that's completely fine. Now I've got 0.25 u minus u divided by t minus 60.
नाउ द गुड थिंग इज कि मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट ऑलरेडी पता है, विच इज -u/40. So I will just equate the left side with -u/40. Now what you just need to do is you need to use the values, solve them correctly, and you would be ending up with the value of t with some certain unit. Like u की फॉर्म में नहीं आएगी आपकी वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन, और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो सिर्फ एक सर्टेन नंबर ही होगा. I'll just solve this one for you to have an idea. Now what I'll do is I'll take 40 to the other side and t minus 60 to the right side. 40 को हमने करवाना है मल्टीप्लाई 0.25u माइनस u के साथ, जबकि t minus 60 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे with u. Now you would be having 10u minus 40u is equals to tu minus 60u. I hope everyone is perfectly clear. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील कैरी ऑन विद द वर्किंग. यहाँ से आपका एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है. अब यू नीड टू लाइक सॉल्व द वैल्यूज, फैक्टराइज देम एंड फिगर आउट द अननोन. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 10u और 40u को करवाना है सब्ट्रैक्ट. आई विल बी लेफ्ट विद -30u is equals to tu minus 60u. I can take 60u to the left. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा. So it would be -30 plus 60 is equals to tu, and I'll be left with 30u is equals to tu. I can just cancel out the value of u from each side, and I'll be left with t is equals to 30. Now the thing over here is कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो, ओके सो यू हैव गॉट अ क्वेश्चन में ना. ओके, बेसिकली आप 60 से लेफ्ट साइड पर नहीं जा सकते थे. उसका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो 60 है वो u के साथ है. आप सिर्फ 60 को नहीं ले जा सकते, आप पूरा 60 u उठाकर लेकर जाएंगे दूसरे साइड पर, और फिर आप करेंगे उसे सॉल्व बाय नॉर्मल अलजेब्रा. तो आप सिर्फ 60 को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वो एक वेरिएबल के साथ है, तो वेरिएबल साथ साथ जाएगा. ओके, नाउ द थिंग ओवर हियर इज दैट the difference between 60 and t has been figured out as 30, और आपके पास जो टाइम बनेगा फॉर द वैल्यू ऑफ द टाइम where your speed is u/4 is going to be 60 plus 30. आपके पास 60 plus 30 करने के बाद आ जाएगा वो टाइम जहां पे आपकी स्पीड u/4 है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 90 सेकेंड्स. अब ये तो थी पूरी वर्किंग. अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कैसे करेंगे ये आप समझ लें. I'll just show you to you on the piece of graph. Now I had some acceleration over here, जिसके बाद हमारे पास था कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और फिर हमने किया था डीसेलरेट एट द डबल रेट. तो मुझे जो टाइम गिवन था इनिशियल पोजीशन पे वो था 20, देन आई हैड 60, एंड फाइनली आई फिगर्ड आउट कि यहाँ पर मेरा टाइम होना चाहिए 100 इस तरीके से कि मेरा डीसेलरेशन क्योंकि हाफ हो चुका है तो टाइम डबल हो जाएगा. नाउ ओवर हियर द एक्सेलरेशन वाज लाइक हैविंग सम सर्टेन वैल्यू, और डिस्टेंस या जो भी आपने मोशन कवर किया उसके लिए आपका टाइम था 20. नाउ इन अगेंस्ट ऑफ इट जब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा डीसेलरेशन हो जाता है हाफ, मतलब टाइम ने हो जाना है डबल. तो टाइम डबल मतलब 40. Like over here the time was 20, at the end region और at the deceleration position हमारा total time कितना कवर होगा, 40 कवर होगा. So we are starting from 60 going 40 ahead which makes up 100. तो मुझे ये पता चल गया था कि 100 सेकेंड्स मेरा होना चाहिए टाइम.
अब मुझे एग्जामिनर पूछ रहे हैं that what would be the time when your speed is u over 4। तो u over 4 स्पीड लाने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे स्पीड को रिड्यूस करना था बाय 3 और 4 फ्रैक्शंस, लाइक 4 फ्रैक्शंस मुझे कम करना है अपनी स्पीड को, which would end up making u over 4। u over 4 बनाने के लिए मुझे 4 पोर्शंस रिड्यूस करना है। what I'm going to do is I'm just going to take up the time from this entire deceleration, which is 40, multiply it with the whatever the speed is to have the time over here। मुझे time आ जाएगा for this region, और ये बेसिकली डिफरेंस होगा 100 और t के बीच में, बिकॉज वी आर गोइंग टू फिगर आउट द टाइम डायरेक्टली। तो ये डिफरेंस होगा 100 और t के बीच में। सो दिस इज गोइंग टू बी 10। तो हमारे पास जो टाइम डायरेक्टली आएगा दैट इज गोइंग टू बी 10u, या उसको आप डायरेक्टली 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ सिंगल स्टेप सॉल्यूशन, जहां पे आपको ये पता चल गया कि 100 से आपके करंट पोजीशन का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 10 यूनिट्स का होगा। सो यू कुड राइट अवे से दैट वी नीड टू मूव बैक 10 यूनिट्स एंड दैट वुड एंड अप एट 90। तो आप डायरेक्टली एक स्टेप में ये पता कर सकते हैं कि आपका टाइम कितना होगा व्हेन द स्पीड इज u over 4 by avoiding all those steps जहां पर पहले आपने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को यूज करके ग्रेडियंट फाइंड किया था विच वाज u over 40। फिर आपने अननोन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को यूज करके एक ग्रेडियंट बनाया, प्रीवियसली फाउंड ग्रेडियंट से इक्वेट करवाया, और फिर t की वैल्यू को फाइंड किया विच वाज 30 अहेड ऑफ 60। तो यहाँ पर आप बेसिकली 60 से आगे जा रहे हैं 30 यूनिट्स, और दूसरे पोजीशन पर आप 10 यूनिट्स रिवर्स आ रहे हैं फ्रॉम 100। तो ये दोनों जो वर्किंग्स हैं इन पे आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको डायरेक्ट वर्किंग बताई है वो बेसिकली एप्लीकेबल है सिर्फ सिंगल मार्क क्वेश्चन पे। लाइक इफ दिस क्वेश्चन कम्स अप फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स विच इट यूजुअली डज, तो फिर आपने पूरी वर्किंग करनी होती है क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर स्टेप्स के मार्क्स नहीं होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि डायरेक्ट वर्किंग में आप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, आप सम बना रहे होते हैं। लाइक इफ यू कैन सी ओवर हियर वी आर एडिंग अप द वैल्यूज। हमने 60 और 30 को एड अप करना था फॉर द होल वर्किंग, और अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो आप डिफरेंस निकालते हैं विच इज टू सब्ट्रैक्ट 100 और 10 को, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना था। सो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आप कौन सी वर्किंग यूज करते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे ये कंफर्म कर दें इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद दिस, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी इसमें। यस, कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, टेंशन, कोई गम, कोई फिक्र, कुछ भी हो तो बताएं, अदरवाइज वील जस्ट रैप इट अप। अच्छी बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, ये आपको हार्डली 4 से 5 ईयर्स में एक बार नजर आएगा। लाइक दिस वन वाज फ्रॉम नवंबर 2010, उसके बाद ये 2016 में आया था, और 2016 के बाद 2018 में, और 18 के बाद अभी तक नहीं आया है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, चेक करते हैं इस बार आता है या नहीं। अभी तक के लिए फिर इसको इतना ही रखते हैं। काइंडली जस्ट कंफर्म, नबिया, हुदा एंड ऑल ऑफ यू, आर यू परफेक्टली क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? ओके, परफेक्ट। तो इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह ट्यूसडे को फिर टेस्ट डिस्कस करेंगे, और संडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथ में फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास भी होगी इंशाल्लाह इस वीक। लास्ट वीक फ्राइडे को ज़रा हम आउट ऑफ कंट्री थे वेकेशंस वगैरह पे, तो आप लोगों के साथ सेशन नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह इस फ्राइडे को एक्स्ट्रा सेशन भी होगा, और संडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर।
So that's it for today. Take care everyone. Allah Hafiz.